Hello, my dear students of class 5. Welcome back to online school after so long winter vacations. I hope you all are fine and safe at your homes. Students, here I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay. Students, as you know that before winter vacations, we have started our new lesson, which is lesson number 7, Agriculture and Irrigation in Pakistan. लास्ट लेक्चर में हमने इरिगेशन और एग्रीकल्चर को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है और इरिगेशन क्या होती है, और हमने खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है और इरिगेशन क्या होता है. बेसिकली एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड अदर क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, मिलेट एक्सेट्रा. मिलेट कहते हैं बाजरे को, वीट आप जानते हैं गंदम जिससे रोटी बनती है. एग्रीकल्चर बेसिकली होता है कि क्रॉप्स को ग्रो करने का प्रोसेस जो होता है उसको हम एग्रीकल्चर कहलाते हैं. जिस तरह हमारी क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, कॉटन है, इस तरह और भी बहुत सी क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो करने का प्रोसेस कहलाता है एग्रीकल्चर. और इरिगेशन मीन्स टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स सो दैट दे कैन ग्रो मोर बेटर. जस्ट लाइक स्टूडेंट्स देखें, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए उसको पानी की ज़रूरत होती है और सनलाइट की. अगर हम उनको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारी क्रॉप्स बेहतर तरीके से नहीं ग्रो कर पाएंगे. जस्ट लाइक फॉर सपोज अगर हम घर में कोई प्लांट ग्रो करते हैं, उसको हम पानी तो दे रहे हैं लेकिन हम उसको सनलाइट में नहीं रख रहे, हम उसको शेड में रख रहे हैं, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं ना. इसी तरह से या फिर अगर उसको हम सनलाइट में तो रख रहे हैं लेकिन उसको पानी नहीं दे पा रहे, तो उस दोनों सूरतों में प्लांट या कोई भी चीज़ हमारी सही से ग्रो नहीं कर पाएगी. इसी तरह किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए सनलाइट और वाटर दो मेन एलिमेंट्स हैं. इनके बगैर हमारी चीज़ होती है बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर पाती. इसी तरह से फसलों को जो पानी प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इरिगेशन कहते हैं, ताकि हमारे जो क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें. Okay students, the topic which we are going to study in this class is cash crops. Cash crops basically वो crops जिनको हम इस पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं ताकि हम उनको सेल करें और उनसे हमें प्रॉफिट अर्न हो सके, प्रॉफिट अर्न कर सकें. कैश क्रॉप के नाम से ही वाज़ेह, कैश यानी पैसा अर्न कर सकें हम. वैसी क्रॉप्स जिनको हम इस पर्पज़ के लिए मैंने ग्रो करते हैं ताकि हम उनको सेल कर सकें और उससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, जो कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करें. कैश क्रॉप में मेनली आ जाती है हमारी कॉटन. कॉटन इज़ अ लीडिंग एक्सपोर्ट. कॉटन लाइक्स हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल. कॉटन बेसिकली हमारी लीडिंग एक्सपोर्ट है, मतलब लीडिंग बहुत ज़्यादा हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं. जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ है उसमें कॉटन भी आ जाती है हमारी. कॉटन लाइक्स हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, मतलब कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, और मॉडरेट यानी कि रेनफॉल ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, मॉडरेट दरमियाने लेवल की रेनफॉल. द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध. इसको भी अंडरलाइन कर लें. मेनली आपको पता है कि पंजाब जो हमारे एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत अहम इलाका है. मेनली हमारी क्रॉप सारी पंजाब में ही ग्रो करती हैं. Pakistan produced 11.9 million bales of cotton during 2017 to 18. अगर हम 2017 to 18 की बात करें तो पाकिस्तान ने कितने % कॉटन को प्रोड्यूस किया? यस, इट प्रोड्यूस्ड 11.9 यानी कि अराउंड 12 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन. बेल्स क्या होता है? बंडल. किसी भी चीज़ का जो बंडल होता है ना, इसी तरह कॉटन का जो बंडल होता है उसको हम कहते हैं बेल्स. और एक बेल का जो वज़न होता है वो होता है अराउंड 170 किलोग्राम. स्टूडेंट्स ये आप अंडरलाइन कर लें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये. As well as being an important export product, cotton is also the raw material to about 1000 local ginning factories. अच्छा, गिनिंग फैक्ट्रीज़ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली जब हम मतलब खेतों से कॉटन को मतलब निकालते हैं तो उसमें गिनिंग का प्रोसेस बेसिकली होता है कि सीड्स को और कॉटन फाइबर को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम गिनिंग कहते हैं. इसकी भी मशीनरीज होती हैं जो कि सेपरेट करती हैं सीड्स को और फाइबर को. इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग. Pakistan exports raw cotton as well as textiles, cotton cloth, cotton yarn and manufactured made clothing to Bangladesh. यार्न बेसिकली जो आपने देखो जो सूती धागा टाइप होता है उसको हम यार्न कहते हैं, यानी सूती जो कपड़े वगैरह होते हैं. अच्छा, पाकिस्तान क्या कहते हैं, यहाँ तो एक रॉ कॉटन भी मतलब ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं और कॉटन से बनी हुई चीज़ें भी, जस्ट लाइक हमारे क्लोथ्स हो गए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं. कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? मेनली बांग्लादेश में, यूरोपियन यूनियन, टर्की, रशिया, यूएसए एंड द मिडल ईस्ट. इस सब को आप अंडरलाइन कर लें.
ये मतलब ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान कॉटन को मेनली एक्सपोर्ट करता है। ओके क्लियर। हेयर यू कैन सी दैट, ये देखिए आप कॉटन प्लांट्स जो हैं जब यहाँ से मोटा उतारते हैं तो इसको आगे मतलब मज़ीद मैन्युफैक्चर किया जाता है, मज़ीद बहुत से प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर जैसे हमें कपड़ा इसी से बनता है, मतलब मज़ीद चीज़ें इससे बनती हैं। ठीक है, ओके जी। कराची इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर फॉलोड बाय फैसलाबाद एंड हैदराबाद। ये भी अंडरलाइन कर लें 2 लाइन्स। कराची बेसिकली लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, मतलब यहाँ पे कॉटन से वो चीज़ें बनती हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हमारे फैसलाबाद आ जाता है और हैदराबाद, मतलब सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ वगैरह टेक्सटाइल से रिलेटेड, जस्ट लाइक हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि जी स्पोर्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनते हैं वो हमारी कहाँ पे हैं, सियालकोट में। इसी तरह जो टेक्सटाइल है जहाँ कपड़ा वगैरह मेनली बनता है वो हमारी कराची है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद फैसलाबाद और हैदराबाद भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारा कपड़ा बनता है। इन मैनी प्लेसेस दे आर पावर लूम्स ऑन विच टावल्स होस्ट्री एंड कैनवस आर प्रोड्यूस्ड। मतलब पावर लूम्स क्या होते हैं, लूम्स बेसिकली कपड़ा बनाने की जो मशीन होती है ना उसको हम लूम्स कहते हैं। और भी बहुत से लूम्स हैं जहाँ पे हम डिफरेंट कॉटन से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट हमारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप शुगर केन। शुगर केन से हम बहुत फेमिलियर हैं कि क्या होता है, गन्ना। हम इस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन। अगर कॉटन के बाद पहले तो सबसे टॉप पे हमारी कॉटन आती है, उसको हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा शुगर केन यानी कि गन्ना। शुगर एंड गुड़ आर मेड फ्रॉम द शुगर केन। अच्छा जी, शुगर एंड गुड़ किससे बनते हैं, शुगर केन से। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से कभी कोई इत्तेफाक हुआ गन्ने का जूस लेने जाने का, तो क्या होता है वो एक डिफरेंट मशीन में उसको गन्ने को शुगर केन को मतलब घुसाते हैं, तो उससे क्या होता है जूस जो होता है वो एक पॉट टाइप में निकल आता है और जो उसका जो वेस्ट मटीरियल होता है वो एक साइड पे हो जाता है। तो वो जो जूस निकलता है उसको आप मज़ीद हीट करी जाएंगे तो उससे क्रिस्टल्स बनते हैं जिससे शुगर और गुड़ हमारी बनती है। तो बेसिकली मैंने ब्रीफली बताया आपको शुगर एंड गुड़ किस तरह से गन्ने से बनती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट हमारा शुगर केन नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। शुगर केन को ग्रो करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर भी। 3 मेजर शुगर केन रीजन्स आर इन द पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे मतलब शुगर केन बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। और मेनली कौन कौन से एरियाज़ हैं हमारे, पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KP के। क्लियर। Pakistan produced over 83.3 million tons in 2017 to 18। अगर 2017 to 18 की बात करें तो पाकिस्तान ने कितने मिलियन टन्स कॉटन प्रोड्यूस की है, इट प्रोड्यूस अराउंड 83.3 मिलियन टन्स। ओके क्लियर, इन लाइन्स को अंडरलाइन कर लें आप। The sugar industry is one of the largest industries in Pakistan. It is an important source of income and employment for the communities living in the sugar cane growing areas। मतलब क्या करें, हमारी लार्ज शुगर केन इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे शुगर इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में। बेसिकली एक सोर्स है, इनकम का ज़रिया है, एम्प्लॉयमेंट फॉर द कम्युनिटीज़, मतलब जो उन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके लिए रोज़गारी मतलब रोज़गार का ज़रिया। वहाँ पे लोग इन फील्ड्स में बेसिकली आपने देखो गाँव में लोग इस तरह के बिज़नेस यहाँ कोई प्रॉपर नहीं करते, जस्ट लाइक वो खेतों में काम करते हैं, उससे उनकी अर्निंग एक एम्प्लॉयमेंट अर्निंग का सोर्स है। इसी तरह से क्या कह रहे हैं वो कि जहाँ पे जो एरियाज़ शुगर ग्रोइंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे शुगर केन ग्रो करती है, तो उन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं बेसिकली उनके सोर्स ऑफ इनकम भी, क्योंकि वो इन खेतों में काम करके अपना पैसा अर्न करते हैं। टोबैको, ये आप साइड पे देख सकते हैं शुगर केन का इमेज। यहाँ से देखें गन्ना उतारा जाता है, फिर फर्दर आगे प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया शुगर और गुड़ बनते हैं। टोबैको, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। टोबैको भी एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। द मोस्ट बेस्ट टोबैको ग्रोइंग एरियाज इन द मर्दान एंड पेशावर डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जहाँ भी तो टोबैको सबसे ज़्यादा ग्रो करती है वो कौन से एरियाज़ हैं हमारे, मर्दान एंड पेशावर डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, टोबैको इज़ ऑल्सो एक्सपोर्ट, इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखते हैं टोबैको में से के लिए एक नशावर चीज़ें जिसको हम सिगरेट्स वगैरह में भी यूज़ होती हैं। तो आपने देखा कि जो सिगरेट्स में कभी अगर इत्तेफाक हुआ तो ब्राउन से एक चीज़ होती है हमारी, तो उसको टोबैको कहते हैं। ये आप राइट साइड पे इमेज भी देख सकते हैं। ये फर्दर आगे क्रश करके आगे डिफरेंट चीज़ों में यूज़ की जाती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक बेसिकली क्या होता है, लाइफ स्टॉक में स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं जिनको हम अपने बेनिफिट के तौर पे यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हमारे आ गया जी
हमारे आ जाते हैं, वो हैन आ जाती है जिससे हम एग्स और मीट वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे इसमें गोट शीप्स वगैरह आ जाती हैं, यहाँ हमारे जिनसे हम उनके स्किन से यूज़ कर हम डिफरेंट वुलन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे लाइफ स्टॉक में आ जाती हैं। लाइफ स्टॉक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर। लाइफ स्टॉक भी हमारे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो मोर एंड मोर फार्मर्स आर नाउ यूजिंग ट्रैक्टर्स टू प्लो द फील्ड्स, बुलक्स आर स्टिल यूज फॉर द पर्पज़। बुलक्स क्या होते हैं नहीं कि बैलगाड़ियाँ जो होती हैं हमारी बैल वगैरह, वो कह रहे हैं मतलब आजकल देखें ना, अब जैसे जैसे मतलब तरक्की करते जा रहे हैं हम, साइंस ने इतनी तरक्की करी। पहले क्या होता था, हर काम हम हाथ से करते थे, अब वो काम हाथ के बजाय किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिए। अब ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ हम हाथ से करेंगे उस पर टाइम लगेगा, और जो चीज़ हम मशीनरी के थ्रू करेंगे उस पर ऐसा जितना टाइम में लगेगा और काम भी हमारा ज़्यादा परफेक्शन के साथ हो जाएगा। वो कह रहे हैं हमारी मतलब पहले इंडस्ट्री ज़मीनों पे क्या थे, मतलब बैल वगैरह चलती थी जिसके थ्रू वो क्रॉप्स का प्रोसेस। अब आज क्या होता है, आज हमारी वो डिफरेंट मशीनरीज हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स वगैरह में। इट मीन्स दैट नॉट एवरी फार्म हैज़ अ पेयर ऑफ बुलक्स, फार्म हैज़ अ पेयर ऑफ बुलक्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सारी मशीनरी ने जगह ले ली है, तो डजेंट मीन कि मतलब हर फार्म में बैल वगैरह भी हैं, कहीं नहीं है। ट्रेडिशनली एवरी फार्मर्स वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पेयर ऑफ बुलक्स। Farm machinery is now used on large farms, but animals are still used on small farms. अगर हम बड़े बड़े खेतों की, बड़ी बड़ी फील्ड्स की बात करें तो वहाँ स्टिल मशीनरी यूज़ की जा रही है, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी फील्ड्स की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं यूज़ की जा रही है। वहाँ पे क्या यूज़ की जा रही है, एनिमल से काम लिया जा रहा है स्टिल। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लिया। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। अगर हम मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो उसमें पाकिस्तान भी एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इन 2017 to 18 द मिल्क प्रोडक्शन वाज 57,890 मिलियन टन्स। अगर हम 2017 से 18 की बात करें तो पाकिस्तान ने कितने % मिल्क प्रोड्यूस किया, तो प्रोडक्शन रेट क्या था, अराउंड 57,890 मिलियन टन्स। 2/3 of this comes from buffaloes and the rest from the cows. Buffaloes हमारी भैंसें वगैरह, कह रहे हैं इसमें जो 2/3 जो हिस्से हैं ना, जैसे फॉर सपोज अगर हम 3 है कि पोर्शंस, किसी की चीज़ के 3 पोर्शन, उसमें से जो 2 पोर्शंस हैं वो हमारे, वो क्या कह रहे हैं, बफलोज वगैरह उतना मतलब उन्होंने मिल्क दी, और जो बाकी था काउज से लिया गया। मोस्ट ऑफ द मीट वी ईट कम्स फ्रॉम बफलोज, काउज एंड गोट्स। अगर हम जो ज़्यादा मतलब गोश्त खाते हैं वो कहाँ से आता है, हमारी गायें, भैंसों और बकरों वगैरह से, ठीक है। शीप एंड गोट्स लिव ऑन द रक्ड लैंड। रक्ड जो मतलब बहुत बंजर सी ज़मीन, जैसे कह लें मतलब बहुत ख़राब सी जो ज़मीन होती है, जब थिन सी ग्रास उगती है, वो क्या कहते हैं, वो एनिमल्स उन ग्रास को खाते हैं। एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई एरियाज़, बहुत से ड्राई एरियाज़ में सर्वाइव कर लेते हैं ये शीप्स एंड गोट्स। दे आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, इन द माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज़ हमने बहुत दफ़ा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इवन इन द थर एंड द चोलिस्तान डेजर्ट्स। मतलब ये शीप्स एंड गोट्स मेनली कहाँ पाई जाती हैं, माउंटेनियस एरियाज़ में, जहाँ मैदानी इलाके जैसे थर, चोलिस्तान डेजर्ट्स, डेजर्ट एरियाज़ में। शीप्स आर केप्ट फॉर द मीट, वूल एंड स्किन्स। शीप को हम किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इनके मीट मतलब गोश्त हम खाते हैं, स्किन और वूल, शीप्स की वूल से हम लोग क्या करते हैं, वुलन कोट्स वगैरह या वुलन कैप्स हैं, जितने भी हम सर्दियों वगैरह में यूज़ करते हैं, ये वूल शीप से ही आता है। क्लियर? Okay, Pakistan has favorable climatic conditions for farming livestock. To meet the needs of Pakistan's growing production, the government supports small farmers and livestock farming and large-scale farms which have state-of-the-art technology. वो कह रहे हैं पाकिस्तान में मतलब जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक एग्रीकल्चरल लैंड है। मेनली हमारी क्रॉप्स पंजाब के एरिया में, पंजाब के लिए बहुत बेस्ट एरिया क्रॉप्स वगैरह को ग्रो करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, इसी तरह से लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी है क्या। और वही बात कही कि मतलब ग्रोइंग प्रोडक्शन की, मतलब अगर पॉपुलेशन की, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फार्मर्स को कि जी जस्ट लाइक ऑब्वियसली बात है, जस्ट लाइक पहले हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती तो खेतों में आम जान मतलब एनिमल से भी काम लिया जाता था, मैन मेड मतलब इंसानों से भी वही काम, क्योंकि पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करना है तो वही काम, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके हमारी, वो क्या मशीनरीज़ ने ले ली है।
पाकिस्तान ऑल्सो एक्सपोर्ट्स मीट टू मैनी कंट्रीज़। पाकिस्तान गोश्त भी बहुत सी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली वेयर देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर हलाल मीट। आपने देखा कि जस्ट लाइक हम बाहर की दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ इस तरह से हलाल मीट नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं पाकिस्तान उन एरियाज़ में, जस्ट लाइक आपने देखा कि भाई यूके यूएस वगैरह में हलाल मीट उस तरह से नहीं है। तो अब हमारे वहाँ पे मुस्लिम्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि पाकिस्तान उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, हमारे गल्फ स्टेट्स एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम मीट, मिल्क, फैट, बटर, चीज़ एंड घी, many other by-products including leather and woolen products are also sold over the world। मतलब मीट मिल्क के अलावा और भी बहुत से वुलन प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं और उनसे हम पैसा अर्न करते हैं, जो कि हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट से देख रहे हैं साइड पे आप, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे मतलब ये धागा बनता है, ये आप देख सकते हैं साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। पाकिस्तान एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वुलन गुड्स। मतलब वुलन गुड्स के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ से थे? शीप से। शीप की स्किन एक रॉ मटेरियल है जिससे हम डिफरेंट, मतलब रॉ मटेरियल जो कि प्योर फॉर्म में, तो उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो जैसे लाइक हम शॉल्स हो गई, हमारी वुलन कैप्स हो गई, स्वेटर्स हो गए, कोट्स हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, गुड्स होती हैं जो कि हम बनाते हैं। ब्लैंकेट, शॉल्स एंड ट्वीट्स आर मेड फ्रॉम वुल। ट्वीट्स बेसिकली स्टूडेंट्स एक स्टफ़ है जो कि मेनली मेंस क्लोथिंग में यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक नॉर्मली आपने देखा होगा मेंस के जो कोट वगैरह होते हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। इन 1947 देयर वाज ओनली वन वुलन यूनिट इन पाकिस्तान। अगर हम 1947 की बात करें, जब पाकिस्तान ने मतलब सेपरेट स्टेट बन गया था, तो उस टाइम पाकिस्तान में जस्ट वन वुलन यूनिट था, मतलब जहाँ पे वुलन प्रोडक्ट्स बनती थी। नाउ देयर 70 विच प्रोड्यूस रो वूल एंड वुलन फैब्रिक्स। और हम आज की बात करें, आज से अराउंड 73 ईयर्स बाद की बात करें, तो पाकिस्तान में 70 यूनिट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वुलन फैब्रिक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वुलन प्रोडक्ट्स गुड्स को। देयर प्रोडक्शन फुलफिल्स पाकिस्तान नीड फॉर होजरी, शॉल्स एंड कार्पेट्स। मतलब वही उनसे हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, कार्पेट्स होते हैं, हमारी शॉल्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वुल से हम बनती हैं। द मेजर वुलन टेक्सटाइल सेंटर्स आर एट हरनाई एंड मस्तंग एंड बलूचिस्तान। जो मेनली वुलन जहाँ बनती है टेक्सटाइल सेंटर कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान के एरियाज़ है, मस्तंग एंड हरनाई, यहाँ पे मेन हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वुलन की। बन्नू एंड नौशहरा इन खैबर पख्तूनख्वा, KPK में ये दो एरियाज़ हैं, बन्नू एंड नौशहरा, जहाँ से हमारी वुलन प्रोडक्ट्स बनती हैं। कायदाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड साहिवाल इन द पंजाब एंड कराची, हैदराबाद एंड लाड़का लाइन। स्टूडेंट्स इन तमाम लाइन्स को अंडरलाइन कर लें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ब्यूटीफुल कार्पेट्स आर मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वुलन कार्पेट्स भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। दे हैंड नॉटेड और मशीन मेड, मतलब वो हाथ से बने हुए भी होते हैं और मशीन मेड भी होते हैं, एंड आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। मेनली जैसे हमने लास्ट अपनी यूनिट नंबर लेसन नंबर 8 में पढ़ा था कि जी मेनली हमारे जो कार्पेट्स यूज़ होते हैं ईरानियन कार्पेट्स होते हैं, क्योंकि ईरान के कार्पेट आज भी हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं। कार्पेट्स आर वन ऑफ आवर लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स, और पाकिस्तान के भी एक लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स में आते हैं कार्पेट। ओके, वेल दैट्स ऑल अबाउट कैश क्रॉप। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इरिगेशन। स्टूडेंट्स बेसिकली इरिगेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट मीन्स टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स सो दैट दे कैन ग्रो मोर बेटर। फसलों को पानी प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। बाकी और इरिगेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इज़ अ ड्राई कंट्री, इट रिसीव्स मच लेस रेन दैन सम अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम दूसरी कंट्री से भी कंपेयर करें तो पाकिस्तान में रेनफॉल उस तरह से नहीं होती जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में होती है, मतलब पाकिस्तान में रेनफॉल कम होती है, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन लकीली सम ग्रेट रिवर्स फ्लो थ्रू अ कंट्री। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे रिवर्स हैं, जैसे हम देखें कि पंजाब की अगर बात करें जो कि 5 दरियाओं की सरजमीन है। द 5 मेजर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान आर द इंडस रिवर, रावी, झेलम, चिनाब एंड सतलुज। ये तमाम 5 मेन रिवर्स हैं जो कि पाकिस्तान में। बिसाइड्स दीज there are also many small rivers in the north and seasonal rivers in the south which provide water to large areas of land। मेनली तो ये 5 रिवर्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रिवर्स हैं छोटे छोटे जो कि हमारे फसलों को इरिगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? ओके, देयर आर मैनी डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब इरिगेट करने के लिए, क्रॉप फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए बहुत से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कैनाल्स यानी कि नहरों के थ्रू पानी को आप
या वो उसको क्या कहते हैं, फसलों को प्रोवाइड करना। चरसा, पर्शियन व्हील, करेज, ट्यूबवेल। स्टूडेंट्स ट्यूबवेल से भी आप इसमें फेमिलियर हैं। ये आप राइट साइड पे एक इमेज देख रहे हैं, ये जो नीचे व्हील वाले इमेज है, ये बेसिकली क्या होता है, पर्शियन व्हील। क्या होता है, व्हील के साथ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बकेट्स अटैच की गई हैं, साथ एक बैल को बांध दिया जाता है। जब वो बैल राउंड में मूव करती है तो वो व्हील भी ऑब्वियसली मूव करती है। व्हील जैसे जैसे नीचे जाता है वो पानी भरता है बकेट्स में, और वो पानी आके फील्ड्स में उल्टा दिया जाता है। मतलब एक जैसे वो मतलब बकेट्स ऊपर आती हैं, वो वाली व्हील जैसा जब घूमता है तो नीचे वाले ऊपर आता है, तो ऊपर आके वो पानी उल्ट जाता है फील्ड्स में हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर दिस क्लास यू जस्ट हैव टू लर्न द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कौन कौन से मेथड्स हैं आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए। कैनाल, चरसा, पर्शियन व्हील, करेज एंड ट्यूबवेल्स। ये आप अपनी बुक पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। वी विल रीड अबाउट देम इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके क्लियर? वेल स्टूडेंट्स, योर डायरी इज़ यू हैव टू रिवाइज ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स आपने वो तमाम इंपॉर्टेंट लाइन्स जो मैंने कहा आपने अंडरलाइन करनी है, उनको लर्न करना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Well students, that's all about today's lecture. Hopefully everything is clear to you. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.